नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 जनवरी सन 2026। आज नवमी तिथि दोपहर 12:43 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है। स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों से युवाओं को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार हर साल 12 जनवरी यानी आज ही के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्हें उनके आध्यात्मिक ज्ञान और शिकागो में दिए गए ऐतिहासिक भाषण के लिए जाना जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। HKRN शिक्षकों को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, 48 घंटे में मांगा पूरा डाटा। अटक सकती है PM किसान योजना की 22वीं किस्त, तुरंत करें ये जरूरी काम, बताएंगे पूरी अपडेट। नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, PF कटता है तो मिलेगा 7 लाख रुपए तक का फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर, जानिए पूरी अपडेट। स्थानीय भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द शुरू होने जा रही है प्रक्रिया। साइबर ठगों का नया पैंतरा, जंप्ड डिपॉजिट स्कैम, अकाउंट में अचानक पैसे आए तो हो जाएं सावधान, बताएंगे पूरी खबर। कुरुक्षेत्र में लोहड़ी के जश्न में शामिल हुए CM नायब सिंह सैनी, भगवा पगड़ी पहनकर पत्नी संग डाली आहुति। हरियाणा में हर चौथा बिजली उपभोक्ता डिफाल्टर, घरेलू कनेक्शनों पर सबसे ज्यादा बकाया, सरकारी विभागों की राशि अटकी। LIC का शानदार नया प्लान लॉन्च, एक बार प्रीमियम भुगतान करने के बाद जिंदगी भर मिलेंगे तगड़े फायदे, जानिए पूरी अपडेट। पहला वनडे भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। कोहली ने 93 रन बनाए, कप्तान गिल की 50 तो अय्यर ने 49 रन की पारी खेली। इंस्टाग्राम के 1,75,00,000 यूजर्स का डाटा लीक, फोन नंबर, ईमेल डार्क वेब पर बिक रहा, भारत में सबसे ज्यादा यूजर। सांबा, राजौरी और पुंछ में दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, घुसपैठ की आशंका, सेना का काउंटर अटैक। और ईरान हिंसा अपडेट, अब तक 538 लोगों की मौत, 10,000 अरेस्ट। ईरान की अमेरिका व इजराइल को धमकी, कहा हमला किया तो पलटवार करेंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तरी बर्फीली हवाओं के कारण कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कई इलाकों में पाला जम गया है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दिया। प्रदेश में सबसे ठंडी रातें महेंद्रगढ़ जिले की रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के लगभग 12 जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पाया गया। नारनौल में दिन का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि इस राज्य में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर ज्यादा बढ़ने की संभावना है। दिन और रात के तापमान में ज्यादा गिरावट आने की संभावना जताई गई है। उत्तरी बर्फीली सर्द हवाओं के असर से पाला जमने की भी संभावना बनी हुई है। यदि हवाएं शांत रही तो सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। 16 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कहीं कहीं बादलवाई देखने को मिल सकती है। घनी धुंध और कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ। बढ़ती ठंड को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे शाम के समय खेतों में हल्की सिंचाई अवश्य करें। इसके अलावा पशुओं को भी ठंड से बचाने की पूरी व्यवस्था करें। आज यानी 12 जनवरी को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोहरा बना रहेगा। हरियाणा में किसानों की आमदनी को बढ़ाने और परंपरागत खेती के बजाय जैविक खेती करने वालों को उद्यान विभाग अनुदान देता है। यदि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसान जैविक खेती करेंगे तो उन्हें 50% तक का अनुदान मिलेगा। हरियाणा बागवानी विभाग के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को उद्यान विभाग की ओर से 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत एक कृषक को 4 हेक्टेयर क्षेत्र तक का अनुदान दिया जाएगा। जैविक खेती के लिए सबसे पहली सीढ़ी केंचुआ खाद उत्पादन है। केंचुआ खाद उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए विभाग 30,000 रुपए प्रति इकाई अनुदान प्रदान करता है। जैविक खेती में पंजीकरण के लिए 50 हेक्टेयर क्षेत्र, सामुदायिक के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। योजना के लिए प्रदेश के सभी जिले चयनित हैं, इसलिए किसान हरियाणा का निवासी होना चाहिए। किसी भी सरल केंद्र के माध्यम से किसान आवेदन कर सकते हैं। किसानों को PPP यानी परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते की कॉपी, आधार कार्ड आदि का ब्यौरा देना होगा। किसानों को जैविक खेती करने के लिए उद्यान विभाग समय समय पर प्रशिक्षण भी देता है। किसान जिला बागवानी अधिकारी कार्यालयों में योजनाओं की जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं।
सरकार की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN का गठन किया गया है। HKRN के जरिए सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। सरकारी स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के माध्यम से लगे शारीरिक शिक्षा सहायक, कला शिक्षा सहायक अब सीधे सरकार की नजरों में आ चुके हैं। मौलिक शिक्षा निदेशालय पंचकुला की तरफ से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है और कहा गया है कि साल 2022 से लेकर 2024 के बीच नियुक्त इन कर्मचारियों का पूरा डाटा 48 घंटे के अंदर अंदर ईमेल के जरिए भेजा जाए। ये शिक्षा सहायक प्रदेश के करीबन सभी सरकारी स्कूलों में ड्यूटी कर रहे हैं। यह डेटा सेवा सुरक्षा एक्ट 2024 के तहत तैयार हो रहा है ताकि सभी संविदा शिक्षकों की सेवा स्थिति, नियुक्ति तिथि व जॉब प्लेस का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा सके। हर जिले को स्कूलों में कार्यरत सभी HKRN शारीरिक शिक्षा सहायक व कला शिक्षा सहायकों का डेटा एक्सेल शीट में भरकर tgtbranch@gmail.com पर अनिवार्य रूप से भेजना होगा। यदि किसी भी जिले से समय पर सूचना नहीं भेजी गई तो इसके लिए संबंधित जिला अधिकारी जिम्मेदार रहेगा। हरियाणा में पूर्व कांग्रेस विधायक रामनिवास घोडेला का विधानसभा चुनाव में हार पर एक बार फिर से दर्द झलका। रविवार को बरवाला में मकर संक्रांति को लेकर घोडेला ने शक्ति प्रदर्शन किया और मंच से वर्करों के सामने अपनी बात रखी। घोडेला ने कहा कि कई बार एक शेर के पीछे 100 कुत्ते लग जाएं तो वो हार जाता है, कोई बात नहीं, हार गया तो क्या हो गया। घोडेला का इशारा हिसार से सांसद जयप्रकाश की तरफ था। घोडेला ने मंच से जयप्रकाश का नाम लिए बिना यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने और 36 बिरादरी ने उसका साथ दिया, मगर वो नकारा हुआ आदमी था। लोगों ने कहा था कि वह आदमी झूठ बोलता है, उसे वोट नहीं देंगे। विधानसभा चुनाव में रामनिवास घोडेला ने बरवाला से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वे हार गए। घोडेला ने सांसद जयप्रकाश पर आरोप लगाए थे। तब उन्होंने कहा था कि जयप्रकाश ने मेरी विधानसभा में 50-50 आदमियों को थापी मार दी, इसकी वजह से गुट बन गए, जिससे मुझे नुकसान पहुंचा। अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी, मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले मामलों में पहले की तरह ही कार्रवाई होती रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा समेत सभी राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों का अध्ययन करने के बाद हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को जांच से संबंधित SOP लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब ऐसे मामलों में जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A की पालना जरूरी है। यह SOP उन सभी लंबित मामलों में भी लागू होगी जिसमें अभी तक धारा 17A के तहत अनुमति नहीं ली गई है। जांच की अनुमति मुख्य सचिव के स्तर पर दी जाएगी। नई SOP का मकसद यही है कि किसी भी अधिकारी को बेवजह प्रताड़ित न किया जाए, पुख्ता सबूत के बाद ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही बिजली बिलों का बकाया भी गंभीर संकट का रूप लेता जा रहा है। राज्य में लगभग हर चौथा बिजली उपभोक्ता डिफाल्टर की श्रेणी में पहुंच चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 83,40,000 से अधिक बिजली कनेक्शन हैं। इनमें से 22,50,000 उपभोक्ताओं पर 7,742 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। अक्टूबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार डिफाल्टर उपभोक्ताओं में 15.98 लाख कनेक्टेड हैं। इस पर 3,873.98 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि 6.52 लाख डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। इन उपभोक्ताओं पर 3,868.17 करोड़ रुपए की राशि लंबित है। इसका सीधा अर्थ है कि बड़ी संख्या में कनेक्शन काटने के बावजूद भी बकाया राशि की वसूली नहीं हो पा रही है। वितरण निगमों में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी कि DHBVN सबसे अधिक बकाया है। वहीं श्रेणीवार आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा बकाया घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं पर है। इतनी बड़ी डिफॉल्टरिंग राशि से बिजली वितरण निगमों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। इसका असर बिजली ढांचे के सुधार, नए निवेश और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बकाया वसूली के लिए ठोस नीति नहीं बनाई गई तो नुकसान अंततः ईमानदार उपभोक्ताओं पर बढ़ी हुई दरों के रूप में पड़ना तय है।
इस डिजिटल युग में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने लेन देन को बहुत आसान बना दिया है। हालांकि सुविधा के साथ साथ कुछ खतरे भी हैं। अक्सर यूपीआई से जुड़े स्कैम सामने आते रहते हैं। अब साइबर क्रिमिनल्स ने यूपीआई के जरिए स्कैम का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। इस स्कैम ने आम यूपीआई यूजर्स के साथ साथ साइबर क्राइम एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा दी है। इस स्कैम में साइबर क्रिमिनल्स पहले यूजर के खाते में छोटी सी रकम डालते हैं और फिर चालाकी से बड़ी रकम वापस ऐंठ लेते हैं। इसे जंप्ड डिपॉजिट स्कैम नाम दिया गया है। साइबर क्राइम पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि सिर्फ अनजान कॉल या फिर लिंक ही नहीं बल्कि अचानक खाते में आई रकम भी किसी खतरे का संकेत हो सकती है। यह एक नया यूपीआई बेस्ड साइबर फ्रॉड है। इसमें ठग पहले यूजर के बैंक खाते में जानबूझकर छोटी सी राशि ट्रांसफर करते हैं ताकि यूजर का ध्यान जाए। अचानक पैसे आने पर अक्सर लोग बैलेंस चेक करने या फिर देखने के लिए यूपीआई ऐप खोलते हैं कि पैसा कहां से आया है। इसी दौरान ठग फर्जी से यूपीआई मनी रिक्वेस्ट भेज देते हैं। यूजर बैलेंस चेक करने के लिए जल्दी में यूपीआई पिन डालता है, लेकिन अनजाने में वह उस पेमेंट रिक्वेस्ट को भी मंजूरी दे देता है। पिन डालते ही खाते से बड़ी रकम ठग के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। कुछ मामलों में ठग कॉल या फिर मैसेज करके दावा करते हैं कि गलती से पैसे भेज दिए हैं, प्लीज वापस कर दीजिए। जैसे ही यूजर ऐप पर जाता है, साइबर क्रिमिनल्स फर्जी मनी रिक्वेस्ट भेजकर ठगी को अंजाम देते हैं। यही भ्रम और जल्दबाजी यूजर को स्कैम का शिकार बना देती है। अगर गलती से जंप्ड डिपॉजिट स्कैम का शिकार हो जाएं तो तुरंत क्या करना चाहिए आपको बता दें कि ऐसे में घबराएं नहीं, तुरंत कुछ एक्शन लें। बिना देरी किए अपने बैंक या फिर यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर को कॉल करके फ्रॉड की जानकारी दें। तुरंत सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉक करवाएं। इसके साथ ही नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रखें, जितनी जल्दी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, पैसे वापस मिलने की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। देश की सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि आज यानी 12 जनवरी से कंपनी का एक नया प्लान जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम एक्टिव होने जा रहा है, जिसमें आपको सिर्फ एक बार ही प्रीमियम भुगतान करना होगा। इसके बाद आपको लाइफ टाइम इनकम और रिस्क कवर का लाभ मिलता रहेगा। एलआईसी का जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम प्लान एक नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग है। इस प्लान का नंबर 883 है यानी 883। इसका रिटर्न शेयर मार्केट से जुड़ा नहीं होगा। इसके फायदे पहले से फिक्स रहेंगे। इस प्लान में तय समय तक गारंटेड एडिशन भी एड ऑन होगा। एलआईसी के जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम प्लान के लिए आयु सीमा 30 दिन से लेकर 65 साल तक है। इस प्लान में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए तक है। न्यूनतम लिमिट तय नहीं है। इस प्लान में गारंटेड एडिशन के रूप में हर पॉलिसी में साल के आखिर में 40 रुपए प्रति 1000 रुपए सम एश्योर्ड जोड़े जाएंगे, जो कि गारंटेड एडिशन अवधि तक मिलेंगे। इस प्लान में जमा पूंजी पर एलआईसी 5.5% सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर पूंजी निकाली जा सकती है। यदि पॉलिसी एक्टिव रहते हुए पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ और सभी गारंटेड एडिशन मिलेंगे। राजधानी चंडीगढ़ के जो भी युवा चंडीगढ़ में स्थायी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। साल 2026 में यूटी प्रशासन बड़े लेवल पर खाली पदों पर भर्ती करने का ढांचा तैयार कर चुका है। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लगभग 3 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर यूटी प्रशासन ने नए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट बना लिया है। यूटी चीफ सेक्रेटरी के निर्देशों पर सभी विभागों से स्वीकृत और खाली पदों की जानकारी अगले 15 दिनों में इकट्ठी करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए। चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होने के बाद अब नए सिरे से रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में स्थायी नौकरी के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवा आवेदन करते हैं। पिछले साल शिक्षा विभाग में रिकॉर्ड पदों पर शिक्षकों की भर्ती की गई थी। नई साल की शुरुआत के साथ ही देश भर के करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज की इस खबर में हम आपको इसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वहीं सरकार की ओर से इस बार किसानों के लिए जरूरी चेतावनी भी जारी की गई है। अगर वे समय से यह काम पूरा नहीं करवाते हैं तो उन्हें 2000 रुपए की 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ ले रहे हैं तो आपको फार्मर आईडी बनवा लेनी चाहिए, नहीं तो आप 2000 रुपए का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब तक इस योजना की 21वीं किस्त जारी हो चुकी है। आखिरी किस्त 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोयम्बटूर से जारी की गई थी। अभी तक ऑफिशियली डेट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, परंतु खबरें सामने आ रही हैं कि अगर किसान 22वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो उससे पहले उन्हें फार्मर आईडी अवश्य बनवा लेनी होगी, तभी उन्हें इस किस्त का लाभ दिया जाएगा।
देश भर के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए एक काम की खबर है। बता दें कि ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ कटता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यही पीएफ अकाउंट उन्हें रिटायरमेंट के साथ साथ एक अहम सुरक्षा कवर भी प्रदान करता है। अक्सर नौकरी पेशा लोग पीएफ को भविष्य की पूंजी समझते हैं, लेकिन पीएफ अकाउंट के साथ अपने आप एक फ्री लाइफ इंश्योरेंस जुड़ा होता है। इसके लिए अलग से आवेदन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और न ही कोई प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है। यह फायदा हर एक्टिव पीएफ मेंबर को अपने आप मिल जाता है। जैसे ही आपका पीएफ अकाउंट एक्टिव होता है, आप इस इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में आ जाते हैं। इस इंश्योरेंस के लिए कर्मचारी को 1 रुपया भी नहीं देना होता है। पूरा खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। कंपनी हर महीने बेसिक सैलरी और डीए का 0.5% इस स्कीम में जमा करती है। यह कटौती कर्मचारी की सैलरी से नहीं होती है। इसका फायदा नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर मिलता है, चाहे घटना घर पर हुई हो या फिर कार्यालय में। इंश्योरेंस कवर हर स्थिति में लागू रहता है। ऐसे हालात में परिवार या नॉमिनी को आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इसके तहत न्यूनतम कवर 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए तक होता है। आर्थिक सहायता राशि निर्धारित करते समय पिछले 1 साल की सैलरी और पीएफ में जमा अमाउंट राशि को देखा जाता है। सैलरी और पीएफ जितना बेहतर होगा, इंश्योरेंस कवर भी उतना ही बढ़िया मिलेगा। वायुसेना जूनियर स्कूल मारुत कैंप रेस कोर्स द्वारा एनटीटी टीचर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां रेगुलर आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। एनटीटी रेगुलर के लिए 12वीं पास तथा नर्सरी, प्री प्राइमरी, मानतेंसरी, डिप्लोमा या डीएलएड पास होने चाहिए। एनटीटी संविदा स्पेशल एजुकेशन के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होने चाहिए तथा अर्ली चाइल्डहुड विशेष शिक्षा में प्रमाण पत्र या 12वीं तथा अर्ली चाइल्डहुड विशेष शिक्षा में डिप्लोमा या टीचिंग यंग चिल्ड्रन डिप्लोमा होना चाहिए। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 16 जनवरी है। सैलरी 18,000 रुपए से लेकर 30,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के 1,75,00,000 से ज्यादा यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हो गया है। ये जानकारी साइबर क्रिमिनल्स के हाथ लग गई है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फर्म मालवेयर बाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक लीक डेटा में यूजर नेम, घर का पता, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस जैसी महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। कंपनी ने कहा है कि ये डेटा डार्क वेब पर बिक रहा है और इसमें फिशिंग या अकाउंट हैकिंग जैसे खतरे बढ़ सकते हैं। मालवेयर बाइट्स ने अपने कस्टमर्स को ईमेल में बताया है कि ये लीक उनकी रूटीन डार्क वेब स्कैन में पकड़ा गया है। ये 2024 में इंस्टाग्राम के एपीआई से जुड़ा है। कंपनी ने कहा है कि इस डेटा से साइबर क्रिमिनल्स यूजर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मालवेयर बाइट्स के मुताबिक डेटा लीक के बाद हैकर्स ईमेल का इस्तेमाल करके यूजर्स के अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में इंस्टाग्राम के अक्टूबर 2025 तक सबसे ज्यादा यूजर्स यानी 48 करोड़ यूजर्स हैं। यहाँ फेसबुक और व्हाट्सएप के भी लगभग 50 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, जो मेटा का सबसे बड़ा बाजार भी है। लीक डेटा में भारत के यूजर्स की जानकारी भी हो सकती है, जिससे भारतीय यूजर्स के लिए खतरा बढ़ सकता है। यह लीक सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं रहेगा। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि लीक हुए क्रेडेंशियल्स यानी लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल करके हैकर्स आपका अकाउंट हाईजैक कर सकते हैं। अगर आप बाकी जगह जैसे कि फेसबुक, नेटफ्लिक्स या फिर बैंक में भी वही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हैकर्स वहां भी सेंध लगा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पासवर्ड्स समय रहते चेंज कर लें। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई एक खास रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी स्कीम हर घर लखपति चला रहा है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके 1 लाख या इससे ज्यादा रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। इसमें सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.55% और वरिष्ठ नागरिकों जैसे सीनियर सिटीजन को अधिकतम 7.05% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इसमें 10 साल तक हर महीने 610 रुपए जमा करने पर आपका 1 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी बड़ी बचत में आपकी मदद कर सकती है। आप इसका इस्तेमाल गुल्लक की तरह कर सकते हैं, मतलब आप इसमें हर महीने सैलरी आने पर एक निश्चित रकम डालते रहें और इसके मैच्योर होने पर आपके हाथ में एक बड़ी रकम होगी। हर घर लखपति को मैच्योरिटी पीरियड आमतौर पर 3 साल से लेकर 10 साल तक रहता है, यानी आप 3 साल से 10 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं। हर घर लखपति योजना में आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का टारगेट भी चुन सकते हैं। इसमें 2, 3 और 4 लाख आदि का टारगेट सेट करके निवेश कर सकते हैं। आप जितने रकम का टारगेट रखते हैं, आपकी किस्त की राशि उसी हिसाब से तय होती है। कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकता है। व्यक्ति इसमें अकेले या फिर ज्वाइंट अकाउंट खोलकर भी निवेश कर सकते हैं।
स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा यानी सलाह की प्रदेश कार्यकारिणी ने राज्य सरकार से जल्द तबादला मुहिम चलाने और प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग की है। संगठन ने मांग की है कि शिक्षक तबादले खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर आधारित नहीं होने चाहिए, बल्कि जोन और स्कूल आधारित होने चाहिए, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और स्कूलों में शिक्षकों की संतुलित उपलब्धता बनी रहे। सलाह के प्रदेश प्रधान अशोक शर्मा और मीडिया व खजाना प्रभारी भूपेंद्र मलिक ने कहा कि वर्ष 2022 में गलत युक्तिकरण के कारण तबादला प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी थी और अब जारी की गई ट्रांसफर पॉलिसी में भी शिक्षक संगठनों के सुझावों को नजरअंदाज किया गया है। तबादला प्रक्रिया में सभी शिक्षकों को समान और पारदर्शी अवसर मिलना चाहिए। संगठन ने मांग की है कि मॉडल संस्कृति स्कूलों और पीएम श्री स्कूलों में नियुक्तियां किसी अतिरिक्त परीक्षा के बिना केवल ट्रांसफर ड्राइव के माध्यम से की जाएं। वहीं सभी मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने, 80 वर्ष से अधिक आयु के माता पिता वाले शिक्षकों को अतिरिक्त अंक देने और परीक्षा परिणाम व अनुभव के आधार पर अंक देने की भी मांग उठाई गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।